मित्रों नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, मैं आज बात करूंगा G20 सम्मेलन के बारे में। हम नेपाल का पड़ोसी राष्ट्र, बड़ा राष्ट्र भारत की राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन शुरू हुआ और समाप्त भी हो गया। नेपाल के लिए और नेपाली जनता के लिए दुख की बात यह है कि इतना बड़ा सम्मेलन बगल में हुआ, लेकिन उससे नेपाली सरकार और नेपाली जनता कुछ लाभान्वित नहीं हो पाया। आखिर क्या कारण है कि G20 में नेपाल अलग थलग पड़ गया? यह चर्चा की विषय है। पूरा नेपाल में यह कहा जा रहा है कि आखिर नेपाल को क्यों नहीं भारत में बुलाया गया? क्या वजह है जो भारत इसको नेपाल को प्राथमिकता में नहीं रखा, जबकि बांग्लादेश के राष्ट्रपति को बजाबते आमंत्रित करके वहां बुलाया गया था? यह नेपाल के अभी राजनीतिक क्षेत्र के करीब करीब सभी के जुबान से आ रहा है कि नेपाल आखिर ये G20 से फायदा क्यों नहीं ले पाया, क्या कमजोरी है। तो मैं आज बात कर रहा हूं, और कहीं का नहीं, नेपाल के पत्र पत्रिकाओं को अगर देखिएगा तो यहाँ की जो प्रमुख पत्रिका है, अब उसका नाम लेना भी हम उचित नहीं समझते हैं, तो G20 से 3-4 दिन पहले का आप देख लीजिए तो केवल जो दिल्ली से न्यूज़ यहाँ पर दिया गया उसमें यही दिया जा रहा था जैसे कि भारत में वो कांग्रेस के उम्मीदवार या कांग्रेस पार्टी द्वारा न्यूज दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार का कि यह जी सम्मेलन, आप इसमें मतभेद हो गया, इसमें भारी मतभेद है, लोग विरोध कर रहे हैं, भारत का यह जो थीम है वह पास नहीं होगा, उसका चारों ओर से विरोध। यही यहाँ की प्रमुख पत्रिका जो है सो उसका हेडिंग रहा है और वो प्रचार रहा है। यानी कि पूरा जो भारत विरोधी लॉबी है नेपाल में, उसके पक्ष में वो प्रचार किया गया है। लेकिन वहीं पर कुछ और पत्रिका है, मेरे हाथ में है नया पत्रिका। मैं इसके जो संवाददाता है वो शुरू से ही जो स्थिति थी वहां की उसका रिपोर्टिंग नेपाल में किया है। मैं उसी का एक दो उदाहरण यहाँ पर ले रहा हूँ, आपको बता दूं कि G20 18वां शिखर सम्मेलन दिल्ली में शुरू हुआ। आखिर इस पत्रिका ने भी यह लिखा है कि आखिर नेपाल को क्यों नहीं इसमें बुलाया गया, और बांग्लादेश आमंत्रित किया गया है और नेपाल को नहीं बुलाया गया। लेकिन उसने एक बहुत बड़े नेपाल भारत के जानकार और वहाँ के विश्लेषक हैं, नेपाल संबंधविद, वो उनका निहार नायक, उनसे बातचीत किया और उन्हीं का बातचीत मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ कि बांग्लादेश को भारत क्यों आमंत्रित किया। तो उनका मानना है कि बांग्लादेश से भारत का बहुत ही मित्रवत संबंध रहा है और वह उसके संबंध को सम्मानित करता है। वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के बहुत ही विश्वास पात्र हैं। वह मित्रता उनले बांग्लादेश में माँ दिखाई के छिन, मतलब जिस तरह दोस्ती है उन्होंने दोस्ती निभाई है बांग्लादेश में, और वही कारण है कि बांग्लादेश G20 सम्मेलन में आमंत्रित हुए हैं और वहाँ के राष्ट्रपति वहाँ पर पधारी हैं। नेपाल के हक में उनका भी मानना है कि यहाँ की राजनीतिक स्थिति
ठीक नहीं है, पूरा इस बिल्कुल ही स्थिर नहीं है। नेताओं में बहुत ही अविश्वास का वातावरण है। जब भी कोई मुद्दा आता है तो भारत विरोधी ही मुद्दा नेपाल में चलाया जाता है, यानी कि अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, जो कि मैंने इस पहले वाला वीडियो में भी रखा था, चीप पॉपुलैरिटी के लिए यहाँ के नेता, हर पार्टी के नेता भारत विरोध का सामना करता है। तो ऐसी स्थिति में भारत को नेपाल को आमंत्रित करना यह उचित नहीं लगता है। वो ये निहार जी का कहना है, मैं उन्हीं का शब्द बता रहा हूँ। G20 मुल्क को सम्मेलन में छलफल होने विषय र विमर्श ले नेपाल सहित दक्षिण एशियाली मुल्क को लागि अर्थ लाग्ने छ। अहिले को मूल मुद्दा जलवायु परिवर्तन पनि हो, जसबारे छलफल को प्रभाव नेपाल में पनि स्वाभाविक रूप में पर्छ। यस संदर्भ में हुने फंड र टेक्नोलोजी ट्रांसफर जस्ता विषयले नेपाल का लागि पनि अर्थ बोक्ने छ। नेपाल सहित छिमेकीहरूलाई लाभ पुर्याउने गरी भारतको नेतृत्वले पनि सोचिरहेको छ। तो यहाँ उनका जो मेन मानना है, मुख्य रूप से नहीं बुलाने का वजह भी यही है कि नेपाल में जो भारत के प्रति धारणा बढ़ रही है, कुछ लोग जो, हालांकि उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन राजनेता भी उछल उछल के डेली कुछ न कुछ मांग करते रहते हैं और डेली भारत के विरुद्ध यहाँ पर बिख बमन करते हैं। दिल्ली में जमा हो रहा है विश्व के लोग, यह मतलब नहीं रखता है नेपालियों के लिए। हाँ, एक दो बैठक में यहाँ के अर्थमंत्री भी गए और लोग गए थे, लेकिन उन्होंने G20 का लाभ नहीं ले पाया। यह नेपाल की बहुत बड़ी कमजोरी रही है। जो विश्व का सबसे ज्यादा ताकतवर लोग, विश्व का सबसे ज्यादा आर्थिक मजबूत वाले देश दिल्ली में जमा हुआ था, नेपाल ने इतना नहीं सोचा कि लगभग 8 अरब से ज़्यादा पॉपुलेशन विश्व का है, जिसमें 5 अरब से ज़्यादा वाले कंट्री दिल्ली में जमा हुए। यह भी नेपाल अगर सोचा रहता तो कुछ यहाँ के प्रतिनिधि जरूर जाते। हालांकि नेपाल सरकार की ओर से भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई है, और अगर दिलचस्पी दिखाई गई होगी तो वह आम जनता में नहीं है। फिलहाल इसके बावजूद नेपाल के कुछ लोग दिल्ली में है। आपको बता दें, लाखों लोग भारत में है, वो सब लाभान्वित हो सकते थे। ये आर्थिक संकट जो है अभी नेपाल में, उसमें भी फायदा हो सकता था, लेकिन नेपाल ने कोई दिलचस्पी नहीं ली इस क्षेत्र में। हाँ, अब बड़ा राष्ट्र है, बड़ा भाई कहा जाता है, तो इस मायने में भारत को भी चाहिए कि नेपाल को किस तरह लाया जाए, तो उस तरफ भी भारतीय जो अधिकारीगण है उधर G20 का नेपाल में वैसा प्रचार प्रसार भी नहीं किया है। लोगों के, अब जैसे काठमांडू में जो जिन लोगों को मालूम है वो है भी, लेकिन काठमांडू से बाहर लोगों में यह प्रचार नहीं गया है। हालांकि मैं बता दूं आपको, भारत में 60 जगह इसका G20 के संबंध में मीटिंग किया गया है और विश्व भर के लोग आए हैं। उसमें कम से कम 200 से ज्यादा प्रतिनिधि भारत में भाग लिए हैं। तो 1-2 जगह जैसे अहमदाबाद में नेपाल से कुछ गए हुए थे, लेकिन उसका फायदा नेपाल नहीं ले पाया है। मैं बता दूं आपको कि भारत में जो हुआ है सम्मेलन और भारत में जो मीटिंग हुआ है, उसमें 2 मीटिंग ऐसा हुआ है जो कि एक अरुणाचल में और एक कश्मीर में, और दोनों का भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र है दोनों का कड़ा विरोध जताया। लेकिन भारत भी पीछे नहीं हटा। अरुणाचल में भी जो
किया गया है G20 का मीटिंग, उसमें भी वह दिखा दिया गया है कि चाहे पड़ोसी को ही दिखाया गया है कि तुम चाहे जितना भी बोलो, लेकिन अरुणाचल पर भारत टसमस नहीं है, अरुणाचल भारत का अंग है। और इसी के प्रतिक्रिया में चीन ने जो नक्शा दिखाया है उस नक्शा में अरुणाचल को अपना दिखा दिया है, लेकिन भारत को जरा सा भी बेचैनी नहीं है इस पर। तुम दिखाते रहो, जयशंकर ने पहले ही कह दिया था, इसने वहां भी किया। और कश्मीर में तो आप जानते ही हैं, कश्मीर में जो मीटिंग बुलाया गया उससे कौन देश नाराज होगा, कैसे नाराज होगा, सो आप लोगों को पता ही है। हालांकि इसमें जो चीन का भी समर्थन लेने का कोशिश किया गया है, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया। मैं आपको अब बताता हूं कि हाँ, नेपाल के लोग कुछ हद तक खुश तो जरूर होंगे कि वहां पर जो उसका थीम है इसका G20 का, उसमें जो रखा गया है वह कहीं न कहीं नेपाल के खास करके हिंदू धर्म को खुशी जरूर करता है। मैं आपको बता दूं कि उसमें जब यह शुरू हुआ 9 तारीख को, तो 9 तारीख को ही जो हमारे लखनऊ से नेपाल के विशेषज्ञ हैं और नेपाल भारत को अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने लिखा है और उन्होंने भेजा है। उनका मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। वासुदेव कुटुंबकम G20 का बैठक का आगाज दिनांक 9 को शुभारंभ हुआ। भारतीय वैदिक दर्शन के महाउपनिषद से लिया गया यह उद्घोष का तात्पर्य है कि संपूर्ण वसुधा ही एक परिवार है। इस उद्घोष का स्वाभाविक संक्रियात्मक नीति है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। इस उद्घोष की भाषा है संस्कृत, जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सभ्यता की भाषा रही है। इस प्रतीक उद्घोष को G20 के एक सदस्य ने विरोध किया, बाद बाकी सभी सदस्य इसके पक्ष में थे। और वह भी उद्घोष इसलिए किया, अब चीन का मानना था कि राष्ट्र संघ में जो भाषा है उस भाषा में 5 भाषा प्रमुख है, उसमें संस्कृत नहीं है। अब यह कहकर उसने अपनी आनाकानी जरूर की। उसने 20 के इस उद्घोष को यह कहकर विरोध किया कि यह उद्घोष को यह संस्कृत भाषा में है, यूएनओ की 5 स्वीकार्य भाषा में सम्मिलित नहीं है। G20 के इस शिखर बैठक के पूर्व भारत के 60 नगरों में 220 नगर में इसका सम्मेलन किया गया था। अब मैं बता दूं कि इसकी जो शुरुआत हुई तो वो कैसे हुई, और इसका अंत में भी जैसे मोदी साहब ने क्या श्लोक पढ़ा, मैं उसकी भी अभी आपको बता रहा हूं। जैसे शुरुआत हुआ, अब ये भारत मंडप में आयोजित भारतीय शिल्प और तकनीक से निर्मित उत्पाद मेला से अपनी पसंदीदा उत्पाद का खरीद फरोख्त करे और सहज सरल और पारदर्शी भारतीय डिजिटल ट्रांजैक्शन तंत्र का वहां पर प्रयोग किया गया है। ये सबसे बड़ी बात है। अब मैं बताता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो अतिथि का सम्मान कर रहे थे, उनकी आगवानी का वह कोणार्क, सबसे बड़ी बात यही है। कोणार्क क्या है? कोणार्क सूर्य मंदिर की सूर्य घड़ी की पृष्ठभूमि में
कर रहे थे, जो उन सभी प्रतिनिधियों को यह स्पष्ट संदेश दे रही थी कि भारत के पास, चाहे भारतीय समर्थित जो उपमहाद्वीप है उसके पास 1300 से ही, ये सन 1300 की बात है, सन 1300 से ही सूर्य की गति से संचालित घड़ी की तकनीक सुलभ रही है, जबकि तत्समय विश्व समय निर्धारण की यांत्रिक पहलुओं से अनभिज्ञ था। इस सम्मेलन में विभिन्न बैठकों के बीच में मेहमानों के मनोरंजन के लिए म्यूजिकल जर्नी की भारतीय संगीत से लबालब कार्यक्रम था, जो मेहमानों की रुचि के अनुसार विभिन्न भारतीय संगीत विधाओं से उनको मनोविनोद कर रहा था। तो ये कोणार्क की बात यहाँ की गई है। इसी संबंध में जो हमारे तेजेंद्र जी हैं, उन्होंने लिखा है कि हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष हैं श्री राम बहादुर राय जी, उनका मानना है, मैं श्री राम बहादुर राय जी का यह बता रहा हूं आपको, शिखर सम्मेलन में जो भी आए हैं वे भारत मंडप में प्रवेश करने से पहले नटराज का साक्षात दर्शन किए हैं। वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम और नटराज की अवधारणा में इस सृष्टि का रचना दर्शन समाया हुआ है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। नटराज की मूर्ति में सृष्टि की भारतीय अवधारणा प्रकट होती है। सृष्टि परमात्मा से अलग नहीं है, सृष्टि उसका ही फैलाव है। ये परमात्मा का फैलाव कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि जो सृष्टि है उसमें ही परमात्मा है और उससे अलग नहीं है। मानवता शब्द में यही दृष्टि है। नटराज की मूर्ति बताती है कि परमात्मा नर्तक की तरह है, वह नृत्य है और नृत्यकार भी है। ये दोनों रूप अलग अलग नहीं है। अगर नृत्यकार चला जाए तो नर्तन नहीं बचेगा, वह भी सभी के साथ चला जाएगा। और भारत ने परमात्मा की नटराज की मूर्ति यह बनाई है। उस परमात्मा के शिव स्वरूप को नटराज कहने की परंपरा अनादि काल से है। तो यही इसमें शुरुआती दिन में दिखाया गया है वहाँ पर, और दिखाने में बहुत हद तक सफल भी हुआ है। अब आइए आपको मैं ये बता दूं कि अंतिम दिन जो भारत के प्रधानमंत्री ने द्वारा एक श्लोक पढ़कर इसका समापन किया गया, वह क्या था और वो क्या बोले थे। तो वह श्लोक था, स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, स्वस्ति अस्तु विश्वस्य। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस श्लोक के साथ G20 समिट के समापन की औपचारिक घोषणा की। मीटिंग के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नेताओं से आग्रह किया कि नवंबर के अंत में एक बार फिर एक ऑनलाइन बैठक की जाए, और इसी के समापन के साथ, मतलब भारतीय प्रधानमंत्री ने ये श्लोक के साथ G20 समिट के समापन की घोषणा की है। और इसी श्लोक में वह बात छिपी हुई है कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। उनका यही मानना था कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप, स्वस्ति अस्तु विश्वसनीय, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। और उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों की ओर से यह शुभकामना व्यक्त की। तो मित्रों, मैं
यह बता दूं कि आखिर चीन जितना भी आगे कर रहा था, छटपटा रहा था कि यह स्लोगन को पास नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन वह अंततः असफल रहा। और भारत ने यह बहुत बड़ा काम किया है कि इसका वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का थीम ये पास कराकर चीन को बहुत बड़ा धक्का दिया है। और इसी के साथ अब जैसे हमारे नेपाल के पत्रिकाओं में भी आया है कि भारत इसमें पास हुआ है कि भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा किया है। मैं बता दूं इसमें, और जिसका कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने समर्थन भी किया है। हमारे नेपाली पत्रिका में यह दिया गया है कि सम्मेलन के पहले ही दिन जो शनिवार को भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर घोषणा गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को उपस्थिति में भएको घोषणालाई दिल्लीमा ऐतिहासिक र चिनिया VRI माथिको एउटा ठुलो झटका, यानी कि यह जो कॉरिडोर की घोषणा हुई है, यह बहुत जो वन बेल्ट वन रोड का चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, उसको एक तगड़ा झटका भारत द्वारा दिया गया है। अगर यह ऐतिहासिक काम अगर शुरू हुआ तो समझिए कि यह बहुत बड़ा भारत के लिए उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और भारत की उपलब्धि यह भी है कि जो अब G20 था वह अब अगली बार से G21 होगा, यानी कि 55 राष्ट्र वालों समूह अफ्रीका को भारत ने इसका सदस्य बनवाया है। और वह नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। अब G20 में बहुत सारे लोग खटे हैं, बहुत सारे लोगों का योगदान है। निस्संदेह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े कलाकार के रूप में इसमें उभर के आए हैं, लेकिन इनको सहयोग करने वाले वहाँ के विदेश मंत्री, विदेश सचिव सभी इनको साथ दिए हैं। लेकिन मैं अगर बधाई देता हूं तो इन सभी के साथ वहाँ इसके सबसे पीछे जो शुरू से खट रहे हैं, इसमें अतिरिक्त सचिव के रूप में भी है श्री मुक्तेश परदेशी। यह नाम पीछे पीछे है और इन्होंने ही जितना मीटिंग हुआ है भारत में, आखिर 60 जगह मीटिंग किए गए हैं और सभी मीटिंग का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में करीब करीब मुक्तेश परदेशी की उपस्थिति रही है। मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और मित्रों, मैं इस पर फिर एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। आपने सुना और इसका आर्थिक पक्ष अभी बाकी रह गया है, आर्थिक पक्ष लेकर मैं आपके समक्ष आऊंगा। आपने सुना, आपको कैसा लगा जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, हमारा चैनल हिमालनी टीवी, इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।